हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीईओ एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें आपने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके थे। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में इसके पहले की वीडियो मैंने बताया कि भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिसमें जैसे क्या है, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। पहले इन सब में क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें क्या अंग्रेजों को विजय मिल गई। अब इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो यहाँ के राजाओं के, यहाँ के जनता के मध्य में क्या हुआ कि अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। जैसे आपने देखा था कि सन्यासी विद्रोह हुआ, आपका कूका आंदोलन हुआ, वेल्लोर विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह, ये सारे क्या हो गए, विद्रोह हो गए। ये आपने इससे पहले की सीरीज में देखा था। अगर अभी तक आपने इससे पहले की सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या हो कि आप एक बार सीक्वेंस से पूरी हिस्ट्री को भी समझ पाएंगे। और जब पूरी सीक्वेंस से हिस्ट्री को समझ पाएंगे तो आप अपने एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आप इससे पहले की पूरी सीरीज को देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। जैसे आपने पढ़ा था कि पहले क्या हुआ, कुछ विद्रोह हुए। जैसे पहला सैनिक विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। लेकिन क्या हुआ, तो उसी आम जनता में क्या था, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहे थे, या हमारे समाज की कुछ व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले थी, ये सब बहुत सारे थे। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में किसने क्या बोला, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा, इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। अब आपसे पूछ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, वर्धमान जिले में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। अब आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको उत्तर मुगल सम्राट पढ़ाया था, तो वहाँ पे जब मैंने आपको अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अकबर द्वितीय ने क्या किया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो किसने प्रदान की थी, अकबर द्वितीय ने। क्योंकि अकबर द्वितीय ने क्या किया था, इन्हें अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, और वहां से जब इन्होंने बढ़वा लिया था तो उन्होंने एक उपाधि प्रदान की थी। कौन सी, राजा की उपाधि। अब राजा मोहन राय से संबंधित कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे इन्हें क्या बोला, भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति बोले जाते हैं। किसको, राजा राम मोहन राय को। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किससे कहते हैं, तो किससे कहते हैं हम, राजा राम मोहन राय को। इसके अतिरिक्त आपसे नवीन युग का पैगंबर बोले जाते हैं। किससे, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने 1814 में एक सभा का गठन किया था। कौन सी सभा का, आत्मीय सभा का। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था, तो 1814 में किया था। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने क्या किया, 1817 में कलकत्ता में क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे कोलकाता को क्या बोलते थे, कलकत्ता बोलते थे। इस चीज को याद रखना है। फिर उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। कब की थी, 1828 में, आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने सती प्रथा का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था। किसने, राजा राम मोहन राय ने। अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। इसके विरुद्ध 1829 में कानून बना, और किसके प्रयासों से बना था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आपसे पूछ सकते हैं कि सती प्रथा को दूर करने में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना था, तो 1829 में बना था। तो इस तरह से आपने राजा राम मोहन राय के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला आंदोलन हुआ था यंग बंग आंदोलन।
जैसे आपने पढ़ा होगा कि यंग बंग आंदोलन क्या होता है, और इसके रिलेटेड एक दो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या होता है, इसको प्रारंभ किसने किया था, या इसके अग्रदूत किसको कहते हैं, यंग बंग आंदोलन के। तो यंग बंग आंदोलन के अग्रदूत कहते हैं हेनरी डिरोजियो को। किसको बोलते हैं, हेनरी डिरोजियो को। अब हेनरी डिरोजियो की आपकी एक उपाधि है, आधुनिक युग का प्रथम कवि कहा जाता है। किसको, हेनरी डिरोजियो को। अगर आपसे कभी पूछता है कि आधुनिक युग का प्रथम कवि किसको कहते हैं, तो हेनरी डिरोजियो को कहते हैं। या यंग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, या यंग आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो कौन थे, हेनरी डिरोजियो। अब चलिए अगला हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, सिर्फ ब्रह्म समाज पढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। इन दोनों चीजों को आपको याद है। अगर सिर्फ ब्रह्म समाज पूछते हैं तो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1874 में क्या, नेटिव मैरिज एक्ट आया था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1874 में। किसके प्रयासों से आया था, तो किसके प्रयास से आया था, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। अब अगला हम पढ़ते हैं सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले ने कब की थी, तो 1873 में की थी। कब की थी, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। अब ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, नारी उत्थान तथा अछूत उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, नारी उत्थान में बहुत योगदान दिए थे। इन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए, और जो बहुत सारी नारियों के विरुद्ध, जैसे क्या थे, बाल विवाह था, सती प्रथा था, इन सब का भी विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रारंभ कराने का प्रयास किया था। किसने, ज्योतिबा फुले ने। और अछूत उद्धार, जैसे उस टाइम पे आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति की जो थे उन्हें जैसे हरिजन गांधी जी ने बोला था, इनके उद्धार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। किसने किए थे, ज्योतिबा फुले ने। अगर आपसे कभी पूछते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में ज्योतिबा फुले ने। अब ज्योतिबा फुले की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे पहली क्या, आपकी दीन बंधु, गुलामगिरी, इशारा, ये क्या, ज्योतिबा फुले की रचना है। तो आपसे पूछ सकता है दीन बंधु किसकी रचना है, तो दीन बंधु किसकी, ज्योतिबा फुले की। गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिबा फुले की। इशारा किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले की है। अब एक बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो इशारा में, या पूछ सकते हैं किस रचना में ज्योतिबा फुले ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी, तो किसमें, इशारा। इशारा इनकी एक ऐसी रचना है जिनमें इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की कुछ नीतियों की आलोचना की थी। तो इस चीज को भी याद रखना है कि दीन बंधु किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले की। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की। इशारा किसकी, ज्योतिबा फुले की रचना है। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो किसके, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखना। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। इस पॉइंट को याद रखें कि महिला आर्य समाज अगर कभी पूछते हैं कि स्थापना किसने की थी, तो पंडिता रमाबाई ने की थी। अगर सिर्फ आर्य समाज की पूछेगा तो किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन अगर आपसे कभी पूछता है महिला आर्य समाज की स्थापना किसने बोली की थी, तो किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने दो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की थी। पहले आपके शारदा सदन व मुक्ति। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बीईओ के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि शारदा सदन का संबंध किससे, तो आपसे दे सकते हैं जैसे पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले, या अलग अलग महिलाएं के नाम दे सकता है, या कोई दूसरे दे दे, जैसे दे सकता है आपका दयानंद सरस्वती का संबंध किससे, ऐसे दे सकता है ना। तो आज का किससे संबंध होगा, पंडिता रमाबाई से, क्योंकि पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, शारदा सदन व मुक्ति नामक दो शैक्षणिक संस्थाएं थी। आपको इन चीजों को भी याद रखना है कि शारदा सदन या मुक्ति का संबंध किस क्षेत्र से, तो कैसा था, शैक्षणिक क्षेत्र से। ये कैसी थी, शैक्षणिक संस्थाएं थी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि बीईयू में क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े डीप लेवल में पूछे जाते हैं। और इस टाइम पे क्या करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं तो चीज़ों को समराइज करने में छोटे छोटे पॉइंट ध्यान नहीं देते हैं। और यही पॉइंट जब आपसे एग्जाम में पूछता है तो हमें लगता है नहीं हमने तो पढ़ा था ऐसा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ सकता है। अब जैसे आपने पढ़ लिया कि पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन व मुक्ति नामक दो संस्थाओं की स्थापना की। अब वहां भी पूछ लिया कि शारदा सदन व मुक्ति नामक दो संस्थाएं किससे संबंधित थी,
शैक्षणिक क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, किसी और क्षेत्र से रहेगा तो किससे संबंधित है, शैक्षिक क्षेत्र से। इसलिए इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को भी ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं महादेव गोविंद रानडे के बारे में। महादेव गोविंद रानडे की एक उपाधि, इन्हें क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, महादेव गोविंद रानडे को। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि महादेव गोविंद रानडे ने एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। अगर आपसे कभी पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रानडे ने। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एमजी रानडे भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एमजी रानडे। तो अगर पूछते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो एमजी रानडे ने की थी। और एमजी रानडे को क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। किसका सुकरात बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। और इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन प्रारंभ किया था। किसने, एमजी रानडे ने। एमजी रानडे ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन प्रारंभ किया था। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था, 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा आर्य समाज से संबंधित एक आंदोलन चला था। किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने। वो आपसे पूछ सकते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, अगर पूछते हैं तो शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन क्यों चलाया, उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे हिंदू क्या हो रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे। कुछ का क्या हो रहा था, जबरन हो रहा था, कुछ क्या होता है, मजबूरी से या कुछ अपनी इच्छा से परिवर्तन कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे हिंदू क्या करते, ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इसलिए फिर क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया। कौन सा, शुद्धि आंदोलन। उन्होंने कहा इस आंदोलन के तहत गैर हिंदू जो हिंदू धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए एक आंदोलन चलाया था। तो आपसे पूछ सकता है कि गैर हिंदुओं को हिंदी धर्म में प्रवेश करानी हुई तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो कौन सा, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो दयानंद सरस्वती ने। अगर हो सकता है कि कैसे समाज दे दी कि किस समाज से संबंधित था शुद्धि आंदोलन, वेद समाज से, ब्रह्म समाज से, और कोई नाम दे तो किससे था, आर्य समाज से। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, जैसे क्या स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। तथा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो आपसे पूछ सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो किसकी है, दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा था कि वेद में हमारे जीवन जीने की कला, सब कुछ हमारे वेदों में ही उपलब्ध है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति क्या वेद पर टिकी हुई है। तो आपसे पूछ सकते हैं दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश। ये ऐसे पूछ सकते हैं वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। आपसे पूछ सकते हैं कि आर्य समाज ने मुक्ता कार्य किस क्षेत्र में किया था, तो आर्य समाज ने क्या किया था, सब सर्वाधिक कार्य दिया था शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने आप अपने समाज का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज का विकास या किसी भी राष्ट्र का विकास करने के लिए आवश्यक है कि क्या किया जाए, व्यक्ति को शिक्षित किया जाए। तो आर्य समाज ने क्या किया था, सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। अब अगला हम पढ़ते हैं मिशन आपका रामकृष्ण मिशन। अब आपसे पूछ सकते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1897 में की थी। और कहाँ पे की थी, तो कोलकाता में की थी। अब विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में। अब आपसे पूछ सकते हैं विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। और विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कहा थे कि काली देवी के पुजारी थे। किसके पुजारी थे, काली माता के। और इनका वास्तविक नाम क्या, तो इनका वास्तविक नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय। किसका, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला इसके अलावा क्या हुआ, तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ था, 1893 जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था उसमें शिकागो में इन्होंने भाग लिया था। किसने लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि 1893 में सम्मेलन क्या हुआ था, शिकागो में। शिकागो में कैसा सम्मेलन हुआ, इस चीज को भी पूछ सकते हैं, उसका विषय क्या था।
तो सर्वधर्म सम्मेलन। क्या था? सर्वधर्म सम्मेलन। अब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे किस शब्द पर व्याख्या की थी? तो वहाँ पे इन्होंने किस पे की थी? शून्य पर व्याख्या। किस पर की थी? शून्य पर व्याख्या। तो इससे आपको 2-3 पॉइंट याद रखने। पहला क्या हुआ? 1893 में शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। और ये किस पर आधारित था? तो ये सर्वधर्म सम्मेलन पर आधारित था। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? शून्य पर भाग लिया था। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। पहली क्या है? प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, मैं समाजवादी हूँ, पार्श्ववाद, राजयोग, कर्मयोग, ये सब क्या है? विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रबुद्ध भारत के लेखक कौन है? तो कौन है? स्वामी विवेकानंद। उद्बोधन के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। मैं समाजवादी हूँ, पाश्चात्य व प्राच्य, राजयोग व कर्मयोग, ये सब पुस्तकों के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या थी। तो आपसे इनका नाम पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की विदेशी शिष्या कौन थी? आयरलैंड की थी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता क्या थी? स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या थी। तो आपसे पूछ सकते हैं विवेकानंद की विदेशी शिष्या कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता थी। ये कहाँ की निवासी थी? तो ये आयरलैंड की निवासी थी। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन हुआ था 1875 मैडम ब्लावास्की व कर्नल अलकार द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावास्की व कर्नल अलकार के द्वारा। इस चीज को याद रखना। कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे एनी बेसन का टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि एनी बेसन ने गठन नहीं किया था। एनी बेसन ने इसका भारत में प्रचार प्रसार किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अगर पूछता किसने किया था तो मैडम ब्लावास्की व कर्नल अलकार के द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया गया था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे खोला गया? तो मद्रास के अटियार में खोला गया था। कहाँ पे? मद्रास का एक क्षेत्र था अटियार, वहां पे इसका क्या गया? मुख्यालय खोला गया। अब ये चीज को याद रखें, एनी बेसन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में प्रचार प्रसार किया था। इनकी स्थापना या गठन नहीं की थी। इनकी स्थापना या गठन किसने किया था? मैडम ब्लावास्की व कर्नल अलकार के द्वारा की गई थी। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और सैयद अहमद खान की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जो आपसे इसका नाम पूछ सकते हैं, जैसे तहजीब उल अखलात। तहजीब उल अखलात किसकी पत्रिका है? तो किसकी? सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो अलीगढ़ आंदोलन किया था। और इसके अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसके अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब सर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसको वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब आपसे इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का वर्तमान में क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। अब इसके अलावा कुछ प्रमुख स्वयं जैसे क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इसके अलावा क्या? शारदा एक्ट। आपने पता होगा कि शारदा एक्ट का संबंध किससे? आपसे पूछ सकते हैं। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे? बाल विवाह से है। और शारदा एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ? अगर आपसे कभी पूछता है कि 1930 में पारित हुआ, किसके? हरविलास शारदा के प्रयासों से। तो आपसे याद रखना है कि शारदा एक्ट किसके प्रयास से पारित हुआ था? किससे? हरविलास शारदा के प्रयास से। अब आपसे पूछ सकते हैं कि शारदा एक्ट संबंधित किससे? तो ये बाल विवाह से संबंधित था। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी। किसकी पत्रिका थी? तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर की। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसे क्या हो रहा था कि अभी तक क्या हुआ? 1857 का आपका विद्रोह हुआ, वेल्लोर का विद्रोह हुआ, वो सब विद्रोह हो रहे थे। और इधर धीरे धीरे क्या हो रहा था? कुछ समाज के वर्ग ऐसा था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहा था,
जैसे आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कुछ नीतियों का। और जैसे कुछ चीज़ों कि समाज में जो भी आंदोलन चल रहे, समाज की जो व्याप्त बुराइयां थी अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से स्तर से आप पूरी समाज की बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकते। जैसे क्या हुआ, बाल विरुद्ध की शारदा एक्ट में काफ़ी प्रयासों के पश्चात क्या हुआ, एक एक्ट पारित हुआ। ऐसे ये सब क्या हो रहे थे, बहुत धीमी धीमी गति पे काम हो पा रहे थे। तो इसी सब को ध्यान रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो आपसे पूछ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इस चीज़ को याद रखना। तब क्या हुआ, भारतीय संघ के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। किस नाम से, भारतीय संघ के नाम पर। तो आपसे पूछ सकता है जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब इसका क्या नाम था, तब इसका नाम था भारतीय संघ। इसके पश्चात दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपसे पूछ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम किसने रखा, तो किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया था, किसका नाम रखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये पूछ सकते हैं जब कांग्रेस का गठन हुआ था तब इसका क्या नाम था, तो जब कांग्रेस का 1885 में गठन हुआ तो इसका नाम था भारतीय संघ। क्या नाम था, भारतीय संघ के नाम से इसका गठन किया गया। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, परंतु इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इस पॉइंट को याद रखना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। अब इसके मतलब क्या, भारतीय राष्ट्रीय का पहला अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। अब प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वीसी बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी, वीसी बनर्जी ने। इस तरह से क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते हैं। आज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, और कलकत्ता अधिवेशन में क्या प्रमुख बात हुई, इस तरह से हुए। पूरा अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको इस चीज़ की याद रखना कि पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था आपको, 28 दिसंबर 1885 को। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो किसकी, वीसी बनर्जी। अब जब आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन में क्या होगा, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इस चीज़ को याद रखना। यह आपसे पूछ सकता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, तो किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। अब कांग्रेस के संबंधित कुछ प्रमुख मत हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस संबंध में कांग्रेस के बारे में अलग अलग मत हुए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, लाला लाजपत ने क्या किया था, तिलक ने क्या किया था, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक का वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के संबंध में किसने कहा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो किसने बोला था, लॉर्ड डफरिन ने। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। तो याद रखें कि किसने बोला था कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। अब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस मेंढक की तरह टरटराने वाली संस्था है, तो किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। अब याचना संस्था इन्होंने कहा कि आगे आप देखेंगे क्या होगा, इन दोनों की कार्यकर्मियों की पद्धतियों में अलग हो जाएगा। ये चाहते हैं हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्य करें, जबकि उदारवादी चाहेंगे कि वो क्या करते हैं, उग्र तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। ये क्या हुआ था, अलग अलग समय पर अलग अलग कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां की गई थी। कि अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने बोला था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और कांग्रेस के संबंध में लाला लाजपत राय ने एक सिद्धांत दिया, तो ये आपसे पूछ सकता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। इसके अतिरिक्त आपका तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है कि तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था,
तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपने गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? या कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने बोला? कांग्रेस को मेंढक की तरह डराने वाली संस्था किसने बोला? इस तरह से इन सब पॉइंटों को आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। इधर क्या हो रहा था कि 1885 में स्थापना हुई इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब इधर 1905 में क्या होगा कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। अब उन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया? तो 20 जुलाई 1905 को लिया। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहां पे क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम की एकता हो रही थी। जैसे आप सब जानते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो कहा जा सकता है अगर बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों की गिरफ्त में आया तो सबसे पहले विद्रोह की आग भी पता है यहीं पे उठी। अब बंगाल में क्या हो रहा था, धीरे धीरे विद्रोह की आग भी उठ रही थी और वहां पे क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की एकता भी हो रही थी। इन सबको देखते हुए बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। लेकिन उसने जो पक्ष रखा, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं शासन व्यवस्था चलाने के लिए दिक्कत हो रही, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें शासन व्यवस्था को चलाने में सुचारू रूप से चला सके आसानी से। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। इसलिए उन्होंने कब बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की? अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं था। 20 जुलाई 1905 को उन्होंने घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। अब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो लोगों ने विरोध किया। तो आपसे पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो सर्वप्रथम विरोध किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का विरोध किया। अब बंगाल विभाजन के विरोध में उसी टाइम में क्या हुआ, कलकत्ता में क्या हुआ, एक टाउन हॉल में एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार प्रस्ताव की घोषणा की कि बंगाल विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे और बहिष्कार प्रस्ताव करेंगे। और ये कब हुई? तो कब हुई? 7 अगस्त को। और कहाँ हुई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे देश की निर्मित चीजें, जैसे जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि उन्होंने क्या हुआ, दस्तक आई। दस्तक क्या था? एक ऐसा पत्रिका था जिसमें इन्होंने क्या कहा था, चुंगे से मुक्त कर व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो दस्तक प्रदान किसने किया था अंग्रेजों को? तो किसने किया था? मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने किया था। ये जब मैंने आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, तो इन्हीं क्या हो रहा था, व्यापार में कर नहीं देना पड़ रहा था, जबकि भारतीय व्यापारियों को क्या हो रहा था, कर देना पड़ रहा था। अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था कि भारतीय व्यापारियों को जब कर देना पड़ रहा था तो उनका सामान महंगा होता जा रहा था। ऊपर से भारतीय व्यापारियों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी थी। तो इनके कपड़े क्या होते, सस्ते भी होते थे और ज़्यादा अच्छे होते थे। अब इस तरह से क्या हो रहा था, भारतीय व्यापारियों का सामान कम बिक पा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि भारतीय व्यापारी तो वैसे भी घाटे में जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने घोषणा की हम स्वदेशी आंदोलन, हमारे देश की निर्मित चीज़ों का भी प्रयोग करेंगे और बहिष्कार प्रस्ताव, अंग्रेजों की जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं, उनका बहिष्कार करेंगे। तो ये किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में घोषणा हुई। कब हुई? तो 7 अगस्त को। कहाँ हुई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। अब ये घोषणा कर दी गई किसके लिए? बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए। अब स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी खुलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो धरना प्रदर्शन भी किए। जैसे आपने देखा था कि 1857 का विद्रोह हुआ, एक सैन्य विद्रोह था। इसमें आपकी बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब महिलाओं को वृहद रूप से योगदान मिलता है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर बाकी आम घरों की महिलाओं ने योगदान नहीं किया था। ये बाकी अलग अलग उसमें महिलाओं ने ज़्यादा योगदान नहीं दिया। लेकिन आपको स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें क्या होता है, आम परिवारों की, आम जनता की महिलाओं ने सब क्या होता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो इन्होंने धरना में आके उन्होंने खुद धरना प्रदर्शन भी किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो किसमें लिया? तो स्वदेशी आंदोलन में। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे क्या हुआ। अश्विनी कुमार दत्त ने इसी समय क्या हुआ, एक समिति का गठन किया। कौन सी? स्वदेश बांधो समिति का। स्वदेश माधव समिति का गठन किसने किया? अश्विनी कुमार दत्त ने। आपसे पूछ सकता है कि स्वदेश माधव समिति का गठन किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया। अब 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी रहा। जो अभी तक इन्होंने घोषणा की थी, इतना सब विरोध हुआ लेकिन इसमें कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया। अब बंगाल विभाजन का निर्णय क्या होगा, प्रभावी हो गया, मतलब बंगाल का विभाजन हो गया। इसीलिए क्या हुआ, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीयों ने शोक दिवस मनाया। तथा इन्होंने क्या किया, 16 अक्टूबर को हिंदू तथा मुस्लिमों ने एकता दर्शाने के लिए एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था।
इस तरह से उन्होंने विरोध किया। इस तरह धीरे धीरे विरोध चलता रहता है। इसी समय क्या, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना करते बांग्ला में, अमार सोमार बांग्ला नामक गीत की रचना करते। तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब इस तरह से क्या होता है, बंगाल का विरोध चलता रहा था। धीरे धीरे लोगों के मन में अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना और प्रबल होती जा रही थी। अब इसी समय क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? तो 30 दिसंबर 1906 को होता है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। सलीमुल्लाह क्या थे? ढाका के नवाब थे। इन्होंने क्या किया? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया। किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने। अब अगर आपसे कभी पूछता मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क क्या करते हैं? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। अब इसी के पश्चात क्या होता है, 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1906 में। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। जैसे आपने देखा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तो वीसी बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है कब? 1906 में। इसकी अध्यक्षता की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। अब इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए। पहला क्या? स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार प्रस्ताव। ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए। अभी क्या हो रहा था, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए उन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए। स्वदेशी आंदोलन, स्वशासन, के हमारा शासन हो, और आपका राष्ट्रीय शिक्षा के शिक्षा का भी प्रसार किया जाए भारतीयों के मन में, और बहिष्कार प्रस्ताव। ये 4 प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के सदस्यों में मत हो गया। आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर इनमें क्या हुआ, मतभेद होने लगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2 गुटों में बढ़ गए। क्योंकि गर्मपंथी नेता क्या चाहते थे, इन जो चारों प्रस्ताव इनको क्या करें, पूरे भारत में फैलाएं। जबकि नरम दल के क्या चाहते थे, उदारवादी दल के नेता जो थे वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में। उन्होंने कहा कि अगर हम बंगाल में नीतियों को विरोध कर रहे हैं तो इसका फैलाव भी सिर्फ क्या करेंगे, बंगाल में करेंगे। पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं सबसे चीजों से क्या हो रहा, धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगा। तो क्या होता है, कांग्रेस 2 गुटों में बट जाएगी। आगे जब आप कांग्रेस का सूरत अधिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कांग्रेस 2 गुटों में बट जाएगी। इसी में क्या होता है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये आपसे दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? ड्रेन थ्योरी, या इसे कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। तो आपसे पूछ सकते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या होता है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत को क्या बोलते हैं? ड्रेन थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन कितना किया था? 10 रुपए प्रति व्यक्ति। और एक इनकी पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक थी? तो दादा भाई नौरोजी की। अब चलिए हम पढ़ते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में। तो आपसे पूछ सकते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अब क्या हो रहा था, जैसे आपने पढ़ा कि कलकत्ता अधिवेशन में क्या हो रहा था, 1906 में ये प्रसार सर्कल उनके बीच में मतभेद होता जा रहा। क्यों? गर्मपंथी दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि हम ये जो विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का पूरे भारत में व्यापक स्तर पर करें। जबकि उदारवादी दल के नेता चाहते थे कि हम बंगाल विभाजन का विरोध करें, इसलिए बंगाल में ही केवल इसका प्रभाव रखेंगे। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों के मन में बहुत मतभेद होते गए। अब इस मतभेद का अंततः परिणाम ये हो गया, कांग्रेस क्या हो गया, आपकी 2 गुटों में बट गई। पहला क्या हो गया कि आपका उदारवादी दल हो गया, दूसरा क्या होगा, उग्रवादी दल के नेता हो गए। तो उग्रवादी दल के नेता के मुख्यतः 4 हुए, और भी हो तो मुख्य रूप से 4 होते, लाल बाल पाल और वह घोष। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष। अगर आपसे कभी गर्म दल का नेता पूछते हो तो इन्हीं से पूछेगा, इन चारों से। इसके अलावा बाकी से जैसे दीनसा वाचा, आपके दादा भाई नौरोजी हुए, गोविंद शाह रानाडे हुए, ये सब क्या हो गए, आपके उदारवादी दल के नेता हो गए। तो
तो आपसे इस तरह क्या होगा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट में को क्या हो गया, विभाजित हो गई। अब आपसे अगर पूछते हैं कि उग्रवाद के उदय का श्रेय किसको जाता है, तो उग्रवाद के उदय का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि बाल गंगाधर ने पहले ही क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्रांतिवादी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिए थे। इन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेश जी महोत्सव, इस तरह से महोत्सव प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने बोला, तो किसने बोला था, वैलेंटाइन सिरोल ने। इस तरह से आज हमने भारतीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, बंगाल विभाजन, ये सब के बारे में पढ़ा। इसके आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या होगा कि इस जो क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात प्रारंभ हो, क्योंकि क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग गुट बैठ गए थे। नरमपंथी अपने तरीके कर रहे थे और गर्मपंथी उग्रवादी दल के नेता अपने अपने तरीकों से। फिर धीरे क्या होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात होगा। उसी समय भारत में क्या होगा, गांधी जी का आगमन होगा। इन सब के बारे में हम अगली सीरीज में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।